हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। मैं रघुवीर सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं विज्ञान का पहला चैप्टर। तो जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, आज उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो सभी स्टूडेंटों से अनुरोध है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें और कुछ चीज़ों को ऐड भी करते चलें। तो देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो ये पहला अध्याय है। इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, इसके बारे में जानना है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं अभिकारक के रूप में, तो जो नया तीसरा पदार्थ बनता है उसके गुण अलग हो सकते हैं, इससे अभिकारक से अलग हो सकते हैं। एक या एक से अधिक गुण भी उनके नए हो सकते हैं, अभिकारक से अलग हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया। तो यहाँ देखते हैं कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों की जब रासायनिक क्रिया होती है तो क्या बनती है? CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब कार्बन के जो गुण हैं रासायनिक और ऑक्सीजन के रासायनिक गुण हैं, ये अलग अलग हैं, किंतु जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है तो इसके गुण अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये रासायनिक क्रिया द्वारा बनी है। इसके अलावा जो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं, जैसे हमारे शरीर में होने वाली क्रिया पाचन है, जैसे क्या है? पाचन है, श्वसन है, ठीक है, माचिस की तीली का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है उसमें जो अभिकारक हैं, तो अभिकारक की जो अवस्था है वो भी परिवर्तित हो सकती है। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो इसमें बहुत कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ चेंजेस होंगे। वो क्या हो सकते हैं? जैसे एक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठोस अवस्था में हो कोई पदार्थ, एक द्रव अवस्था में हो, ठीक है। तो जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है या द्रव अवस्था में भी हो सकता है। तो एक तो इसकी जो अवस्था है ये भी परिवर्तित हो सकती है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में वाष्पीकरण हो सकता है, यानी जब हम किसी रासायनिक क्रिया को कराते हैं, उसको हीट देते हैं या गर्म करते हैं, तो उसमें वाष्पीकरण भी होगा। अगला है रंग में परिवर्तन। जब एक सॉल्यूशन को, एक पदार्थ को हम दूसरे सॉल्यूशन में मिलाते हैं, उसमें जब रासायनिक क्रिया होती है तो उसका जो विलयन है, सॉल्यूशन है, उसका कलर भी परिवर्तित हो सकता है। अगला है तापमान में परिवर्तन। तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम कहें कि जैसे बिना बुझा हुआ चूना है, तो बिना बुझे चूने को में यदि हम पानी से क्रिया कराएं उसकी, तो उसमें क्या होता है? उसका ताप परिवर्तित होता है। यानी पहले जो चूना है बिना बुझा हुआ वो ठंडा रहता है, जब उसमें जल डालने के बाद क्या होता है? फिर उसमें कुछ हीट निकलने लगती है, ऊष्मा निकलती है, और जो क्रिया है, जो पूरा सॉल्यूशन है, वो कैसा होता है? गर्म हो जाता है। इसके बाद आसवन, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है? आसवन की क्रिया भी हो सकती है। गैस का उत्सर्जन, यानी रासायनिक क्रिया करने पर गैस का उत्सर्जन भी होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भी क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होती है। पौधे अपना भोजन बनाते हैं और इसके बाद ऑक्सीजन
निकालते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस इसमें हो सकते हैं। गैसों का उत्सर्जन, गैस निकल सकती है, और अपकेंद्रण। ठीक है, अब जो पदार्थ है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो विभिन्न अवस्थाओं में हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो मुख्य रूप से पदार्थों की जो अवस्थाएं हैं तो वो कितनी होती हैं? मुख्य रूप से 3 होती हैं। जैसे एक ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें अब जो रासायनिक क्रिया होती है तो ठोस द्रव के मध्य भी हो सकती है, द्रव ठोस के मध्य भी हो सकती है, ठोस और ठोस के मध्य भी हो सकती है, द्रव और द्रव के मध्य भी हो सकती है, या गैस गैस के मध्य भी हो सकती है, या द्रव गैस के मध्य भी हो सकती है। तो रासायनिक क्रियाएं इन तीनों अवस्थाओं में से किसी की भी किसी के साथ हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा कि जो यहाँ ये क्या है? सॉलिड है, कार्बन, और ये ऑक्सीजन क्या है? ये गैस है। तो इनकी जब क्रिया होती है तो सॉलिड और गैस की जब क्रिया हुई तो क्या बना? गैस बनी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्रिया का। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो वो क्रिया कारक, जिसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, या क्रियाधार भी कह सकते हैं। ठीक है, या अभिकारक भी कह सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो जो अभिकारक है या क्रिया कारक है ये क्या है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया कारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं। जैसे यहाँ ये रासायनिक अभिक्रिया हुई तो इसमें क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है? ये अभिकारक है, और ये ऑक्सीजन भी, ये भी अभिकारक है। ठीक है, और ये क्या है? ये उत्पाद है। ठीक है, ये क्या है? उत्पाद है। ठीक, तो जो पदार्थ जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। इसके बाद क्रिया पूर्ण होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये तो हो गया आपका अभिकारक और उत्पाद। तो ये मुख्य इसके घटक हैं किसके? रासायनिक अभिक्रिया के। अब हम देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है तो आप इसके ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं। मैंने आपको CO2 का बताया, इसके अलावा और भी मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका सोडियम है और प्लस ये आपका Cl है। अब ये मिलकर के क्या बनेगा? NaCl। तो कोई भी जब अभिकारक क्रिया करते हैं, कोई भी हो, ये हो गया कोई भी बनता हो, वो क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो उसमें जो उत्पाद बनता है उसमें उसकी प्रारंभिक अवस्था में आना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये आपकी हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं जो रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हो चुकी, अब हम रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है? क्योंकि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें उसको एक समीकरण के रूप में दर्शाना पड़ता है। ठीक है, तो जो रासायनिक समीकरण है वो आखिर होता क्या है? तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो जैसे हमने ये रासायनिक अभिक्रिया करवाई है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में देखिए हमने इसको व्यवस्थित एक सूत्र के रूप में रख दिया है कि पहले H2, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, फिर O, और इसके बाद फिर एरो का चिन्ह लगाया, और फिर जो प्रोडक्ट है वो बना। तो इसको एक हमने व्यवस्थित तरीके से एक सूत्र में रख दिया। तो यही क्या है? रासायनिक समीकरण है।
यानी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद को उसके प्रतीकों अथवा सूत्र में व्यवस्थित करना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब इस देखिए हम रासायनिक जो समीकरण हैं ये तो सिंपल रासायनिक समीकरण है। अब यदि हमें रासायनिक समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो हम संतुलित कैसे करेंगे? तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके ऐड कर सकते हैं कॉपी पे। अब चूँकि मुझे बताना पड़ेगा तो मैं यहाँ ये साफ करता हूँ। अब देखिए जो संतुलित समीकरण को क्या है? संतुलित करना। ये है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, अब हम इसको संतुलित कैसे करते हैं रासायनिक समीकरण को? जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन ए है, क्रिया है, क्या है? Fe2O3 प्लस Al2, यानी ये क्या है? फेरस ऑक्साइड, ठीक है, या आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद ये है आपका एल्युमिनियम है, और जो क्रिया हुई है तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा और प्लस ये होगी। ठीक है, अब देखिए ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। क्या लिखना है? Fe और प्लस क्या हो जाएगा? Al2O3। ठीक है, Al2O3। ठीक है, ये है। अब हम देखते हैं FeAl2O3, यहाँ भी लिखना पड़ेगा Fe प्लस Al2 और O3। अब इसको हमें संतुलित करना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ यानी जो क्रियाकारक हैं यानी रिएक्टेंट और उत्पाद दोनों तरफ जो परमाणु हैं उनकी संख्या कितनी है। तो यहाँ देखते हैं हम, ये है आपकी जैसे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ देखेंगे कि जो आयरन है, आयरन के कितने हैं? यहाँ आयरन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। ठीक है, इसको हम ऐसे दर्शा देंगे। टोटल कितने हुए? 5। ठीक, इसके बाद Al2, Al के कितने हैं? Al के एल्युमिनियम के कितने हैं? 2। ठीक है, इधर देखते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं आयरन के कितने हैं? 1 है। ठीक है, और इधर Al के कितने हैं? 2 हैं, O के 3 हैं। अब देखिए इधर, अब यहाँ 5, टोटल 5 और 2 7 हैं। इस तरफ कितने हैं? 3, 3 2 5 1 6 है। अब एक इधर कम है तो इसको हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 हैं क्या? आयरन। यहाँ लेकिन क्या है? 1 है आयरन। ठीक है, एल्युमिनियम कितने हैं? 2 परमाणु हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं। अब क्या कम हो रहा है? यहाँ 7 परमाणु हैं, यहाँ 6 हैं। तो यहाँ एक जो ये सिंगल है, यहाँ सिंगल और प्रोडक्ट बना है, ये अलग बना है, तो इसको हम एक होल के अंदर रखेंगे। ये अलग प्रोडक्ट है और इसको अलग रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक कम हो रहा है तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए? ये 2 हो गए।
Fe के कितने हो गए 2। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम आगे 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमने इसको 2 जोड़ दिया। अब हमारा ये जो समीकरण है ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसी के अलावा हम एक और अगर एग्जाम्पल देखें तो दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसको देखिए, इस तरफ 5 और इधर कितने 2, टोटल कितने हो गए 7। इस तरफ 3 2 5 और 2 ये हो गए, टोटल कितने होंगे 7। तो ये बराबर हो गई, और ये संख्या बराबर होगी, ये किसके नियम के अनुसार, ये है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसी के अनुसार ये सब हुआ है। द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए जितनी मात्रा में अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनता है। जैसे अभी हमने देखा इसमें कि 5 परमाणु 7 परमाणु थे पूरे अभिकारक में, और उत्पाद में भी कितने 7 परमाणु। तो इसके द्रव्यमान में भी कोई अंतर नहीं आएगा। जब परमाणुओं की संख्या बराबर है तो द्रव्यमान भी बराबर होगा, इसलिए यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो वो लागू होता है। अब यदि हम देखें, अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी यदि हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और प्लस NaCl। अब देखिए, हम यहाँ देखते हैं संतुलित करके समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करके देखते हैं कि यहाँ देखिए अब Na है, जो Na में कितनी है परमाणुओं की संख्या 2 है। ये क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी बाईं तरफ। और जो उत्पाद हैं वो जो अभिकारक हैं वो हमेशा किस तरफ, क्रिया के बाईं तरफ रखे जाते हैं, और जो उत्पाद है प्रोडक्ट है वो किस तरफ, क्रिया के दाईं तरफ रखा जाता है। इस समय सोडियम के कितने हैं 2 परमाणु हैं, S के कितने परमाणु हैं, S के कितने हैं 1 परमाणु हैं, O के कितने हैं 4 हैं। यहाँ बेरियम के कितने हैं, यहाँ बेरियम के कितने हैं 1 है, और क्लोरीन के कितने हैं, क्लोरीन के कितने हैं 2 हैं। अब देखिए ये एक अलग अभिकारक है या पदार्थ है, और ये अलग है, एक साथ रहेगा। तो इसमें देखिए टोटल कितनी है 4 5 और 2 7, और इधर 2 1 3, यानी टोटल कितनी हुई 10 परमाणुओं की। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो इधर देखिए सबसे पहले सोडियम के कितने हैं 1, Cl का एक एटम है। इनको हम अलग रखेंगे क्योंकि ये अलग प्रोडक्ट है और ये 2 प्रोडक्ट बने हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेरियम के कितने हैं 1 है, सल्फर का कितना है 1 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 4। इसको हम अलग रखेंगे 4 5 6, ये टोटल कितने हुए 6, और ये कितने हुए टोटल 2, तो ये कितने हुए 8। अब देखिए यहाँ अभी समीकरण है वो संतुलित नहीं है, क्योंकि एक तरफ परमाणुओं की संख्या 10 है और दूसरी तरफ कितनी है 8 है। तो जो उत्पाद है यानी राइट हैंड साइड में, इसमें 2 परमाणु हैं जो वो कम पड़ रहे हैं, तो हमें इसको पूर्ण करना है, तभी वो समीकरण है वो क्या होगा संतुलित हो पाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ क्लोरीन का 1 है। ठीक है, यहाँ क्या है क्लोरीन का 1 है, वहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, और यहाँ सोडियम के 2 हैं, यहाँ सोडियम का 1 है। ठीक है, तो एक ये कम है। और यहाँ बेरियम है इसका 1 है, इधर भी 1 है। सल्फर का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, और ऑक्सीजन है जो यहाँ 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। तो अब क्या है, अब ये है कम, तो ये क्या करेंगे हम इसको NaCl, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे ये 4, और यहाँ हम 2 ऐड कर देंगे तो 2 सोडियम परमाणु हो गए और 2
क्लोरीन परमाणु हो जाएंगे। अब हमारा जो समीकरण है वो कैसा हो गया, संतुलित हो गया। तो यहाँ भी देखिए अब 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो ये परमाणु इस तरफ भी 10 थे, इस तरफ भी 10 थे, और ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसके अनुसार कि अब जितनी मात्रा में अभिकारक भाग लेते हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनता है, तो उनके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप इसको पूरा देखें, और इसी चैप्टर का मैं अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, तो आप लोग इसको देखें और अपने मित्रों को भी बताएं। धन्यवाद।